हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। आज की इस लाइव क्लास में बेटा अपन मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, उनको सॉल्व करना सीखने वाले हैं, ताकि जो आपके एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के पेपर में 20 नंबर की मैथ आती है, आप 20 में से 20 नंबर है वो स्कोर कर पाओ। तो बेटा इस मैथ की क्लास में हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके इस क्लास को अटेंड है वो करेंगे, ठीक है। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, सभी बच्चे कॉपी पेन लेके इस क्लास को अटेंड है वो करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 20, ठीक है। 20 एमसीक्यूज को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, जस्ट अ मिनट बच्चों। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बोर्ड एग्जाम से भी आप लोगों के आ चुके हैं, तो एक बार फटाफट से बता दो मुझे कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसी है। ओके, तो चलिए मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। 15 सेंटीमीटर आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ बेस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज स्क्वायर सेंटीमीटर। आई विल बी 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, लखन प्रजापति बोल रहे हैं मैंने 99 रुपीज का बैच ज्वाइन किया है, मुझे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे। बेटा उसमें 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है वही है, जो टेस्ट में क्वेश्चन है वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले बेटा समझो कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम वो इस तरीके का जो शेप होता है, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। सॉरी, ये तो नहीं होगा, ये तो हमारा, अच्छा हाँ, ये देखो अपना पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और हमें इसका एरिया बताना है। तो जो समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है, इसका जो एरिया का सूत्र होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल के सूत्र को याद कर लेना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समांतर समांतर चतुर्भुज, इसको पैरेललोग्राम यानी कि एलएलजीएम बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा आधार गुणा में ऊंचाई। क्या होता है बच्चों? आधार गुणा में ऊंचाई होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें आधार दिया गया था 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ऊंचाई दी गई थी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 का गुणा 15 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 150 बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। तो जल्दी से बता दो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप क्या सॉल्व कर पाओगे? जल्दी से यस या नो में आंसर बताओ। बिल्कुल, सार्थक, सूर्यवंशी, अंजलि, बहुत 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 बढ़िया बेटा। सभी बच्चे यस में जो आंसर है वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, फॉर्मूला बस आपको याद करना है और इसमें वैल्यू रख देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से सुनाई दे क्वेश्चन। आप जब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है 42/17 का युज्य प्रतिलोम होगा, विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2042/70। इसका बेटा हमें युज्य प्रतिलोम बताना है। देखो, ध्यान रखना, इसका देखो क्वेश्चन का मतलब समझ लो। योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि इसमें अपन ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि इसकी जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना। ध्यान से सुनना, इसमें अपन ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब ये होता है जो गुणनफल या मल्टीप्लाई वाला होता है, मल्टीप्लाई वाला, उसमें बेटा अपन को गुणा करना होता है, ठीक है। तो इसको जीरो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें माइनस का 42/17 जोड़ देंगे, है ना। जोड़ना घटाना एक ही चीज होती है। इसको अपन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा?
इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस का 42/17 यानी कि 42/17 हो जाएगा। तो अगर आपको हमेशा जब भी एडिटिव इनवर्स या युज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करना, जो भी आपको नंबर दिया गया हो उसको माइनस लगा देना। अगर माइनस का दिया गया है तो प्लस का बना देना, प्लस का दिया गया है तो माइनस का बना देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बोला गया है कि -2 का एडिटिव इनवर्स या युज्य प्रतिलोम बताओ, तो ये -2 है, हम उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, +2 हो जाएगा। मान लो +3 दिया गया था तो इसका युज्य प्रतिलोम क्या हो जाता, -3 हो जाता। मतलब हमें संख्या को चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका चिन्ह बदल देना है। अगर माइनस का है तो हम प्लस कर देंगे, अगर प्लस का है तो हम माइनस कर देंगे। यस या नो? जल्दी से आंसर बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे? जल्दी से बता दो बेटा। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, तो अपन साइन अपोजिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकिल की पहिए की परिधि तथा क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ बाइसिकल व्हील इफ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक साइकिल है जिसके पहिए की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस बतानी है और अपन को उसका एरिया बताना है। सबसे पहले देखो इसमें अपन को जो गिवन है वो क्या है, गिवन ये है कि जो आर है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। यानी कि जो त्रिज्या है ना, वो कितनी है, 21 है। तो अपन क्या करते हैं, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस को फाइंड करते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर 2πr। क्या होता है, C बराबर 2πr होता है। वैल्यू रख देंगे, तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 21। 7 से 21 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 6 का 22 के साथ में किया तो 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि इसकी जो सरकमफ्रेंस परिधि है वो कितनी है, 132 है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे परिधि अपनी 132 आ गई है। वैसे देखो इसमें अपन को सिर्फ बी वाले ऑप्शन में जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर दी गई है, बाकी किसी में नहीं दी गई। तो आप चाहो तो यहाँ से भी इसका आंसर वो टिक कर सकते हो, है ना। थोड़ी सी हिंट लेके बी ऑप्शन को टिक कर दोगे क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में अपन को नहीं दिया गया है। लेकिन अपन पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपन छोड़ देंगे। चलिए अपन इसका एरिया और निकाल लेते हैं। एरिया हो जाएगा πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7। आर का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 441 यानी कि 441। 7 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 7 5 जा 35, ए सॉरी 7 6 जा 42 आएगा। 7 6 जा 42, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। तो आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 63। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 66 66, तो यहाँ पे आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देख सकते हो बच्चों आप लोग, बी ऑप्शन में सेम अपन को यही दिया गया था, है ना। बी ऑप्शन में 132 सेंटीमीटर अपनी सरकमफ्रेंस थी यानी कि परिधि, और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपना एरिया हो जाएगा। अगर इसमें देखो डी वाले ऑप्शन में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा सा रिस्क था कि इसका आंसर है वो बी ऑप्शन ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर अपन को दिया जाता है तो अपन सिर्फ परिधि निकाल के भी इसका आंसर है वो टिक कर सकते थे। एरिया निकालने की अपन को जरूरत नहीं रहती। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 7500 पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी। देखो इसमें अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का मतलब होता है ए फॉर अमाउंट, वो अपन को निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन इसमें लिख लेते हैं कि अपन को इसमें दिया क्या क्या गया है। तो P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ये दिया गया है 7500।
रुपीज। ठीक है। टाइम जो इसमें दिया गया है एन फॉर टाइम ये दिया गया है 2 ईयर का यानी कि 2 साल का। जिसमें आर दिया गया है, रेट दिया गया है वो 6% दिया गया है। और इसमें अपन को ए है वो फाइंड करना है। ठीक है, अपन को क्या फाइंड करना है, ए है उसको फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी 1 + r/100 और इसकी पावर क्या आएगी, एन आएगी। ए अपना फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बराबर हो जाएगा पी। पी की वैल्यू है 7500। यहाँ पे 1 तो 1, आर की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना। एक कैपिटल आर स्मॉल आर आप इसको कैसा भी लिख सकते हो, है ना। रेट फॉर रेट यहाँ पे आ जाएगा 100 और इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि एन की वैल्यू 2 है। सॉल्व करेंगे इसको तो ए बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एलसीएम करेंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन का मीन्स भिन्न। इसके बट्टे में 1 ले लेंगे। 1 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 100 ही आएगा। 1 मिनट यहाँ पे लिख देंगे 100। अब 1 का भाग 100 में जाएगा तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे 6 का 6 आ जाएगा और इसकी घात हो जाएगी 2। ए बराबर 7520, ये हो जाएगा अपना 106 और इसकी घात 2 है। 106 बटे में 100 की घात 2। सॉल्व कर देंगे इसको तो हो जाएगा 7500 गुणा में 106 बटे में 100 गुणा में 106 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है। 25, 25 से 75 को काटेंगे तो 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 आएगा। 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा 2। 2 से फिर इसको काट देंगे तो हो जाएगा 53। यानी कि यहाँ पे बचा हुआ है ए बराबर 3 गुणा में 53 गुणा में 53। ठीक है, 3 गुणा में 53 गुणा में 53 बचा हुआ है। चलिए इसका गुणा कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट में अपन गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 53 का 53 के साथ में गुणा किया तो 9 ती 5 15, 5 ती 15, 25 1 26, 9 10 8 0, 2809 आ जाएगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 नाम 27, 3 8 24, 8427। क्या आंसर आएगा बच्चों, ए बराबर आएगा 8427 रुपए। और इसमें अपन को ए फोर होता है अमाउंट यानी कि मिश्रण, यही फाइंड करना था। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा बच्चों इसका, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अंजलि, अंजलि ने एकदम करेक्ट आंसर बताया है। विवेक, लखन, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लखन राजपाली पूछ रहे हैं सर कल कौन सी क्लास होगी। तो बेटा आपको पहले मैथ के 200 क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे ताकि आपकी मैथ की तैयारी अच्छे से हो जाए। फिर साइंस कराई जाएगी, उसके बाद जीके कराई जाएगी और बीच बीच में आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी होती रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है वो चलनी है। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो आपके मैथ कराने पर है, क्योंकि मैथ 20 नंबर की आती है ना। और सब पेपर में बेटा अगर मैथ्स कॉमन रहती है और कोई सब्जेक्ट आपसे बने चाहे ना बने, लेकिन मैथ है वो जरूर बनती है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सेम लेवल के होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा क्या होगी यदि उसके विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो इसमें क्या है बेटा, अपन को जो वर्ग यानी कि स्क्वायर है इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण है वो दिया गया है। अपन को उसकी भुजा की लंबाई है वो बतानी है। सबसे पहले देखो बैक का जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण, इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा √2a। क्या होता है, √2a होता है। a बाहर रहता है और रूट के अंदर 2 होता है। हम क्या करेंगे, जहाँ पे a क्या होती है, हमारी साइड होती है, तो हमें यहाँ पे विकर्ण है वो दिया गया है, यहाँ पे हम विकर्ण की वैल्यू रख देंगे और a को कैलकुलेट है वो कर लेंगे। ठीक है, विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 4√2 यानी कि 4√2 और सूत्र में यहाँ पे √2a आ गया। √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे 4 बराबर क्या बचेगा, ए बचेगा। यानी कि वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है, वो हो जाएगी हमारी 4। क्या हो जाएगी बच्चों, 4। ए ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है।
तो बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, डायगोनल बराबर क्या होता है, √2a होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व वो कर लोगे। अगर मान लो आपको डायगोनल ना दिया होता, साइड दी होती और बोला होता कि इसका वो बताओ, डायगोनल बताओ, डायगोनल क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में आप एक ही वैल्यू रख के इसका डायगोनल भी फाइंड कर सकते थे। ओके, चलो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो बेटा तो जल्दी से थम्स अप भेज दो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन शॉट क्लास है तो थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ, है ना। ये डेली वाली लाइव क्लास नहीं है कि आप आराम से पढ़ते रहो, थोड़ी सी एनर्जी के साथ में आओ। लखन राजपाली बोल रहे हैं नो, ओके, फिर से एक बार आप समझो। देखो, क्वेश्चन में बोला गया था कि वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि साइड क्या होगी अगर उसका डायगोनल, डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, ये दिया गया है। अब विकर्ण क्या होता है, तो मान लो ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एक विकर्ण खींच दिया। जो स्क्वायर का विकर्ण होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा √2a। क्या होता है, √2a होता है, जहां पर a हमारी साइड होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है। अब अपन को विकर्ण दिया गया था, अपन को विकर्ण निकालना नहीं था, इसकी देखो अपन को जो लंबाई है वो दी गई थी, कितनी थी, 4√2 थी, है ना, क्या थी, 4√2 सेंटीमीटर थी। अपन ने बेटा उसकी वैल्यू रख दी, विकर्ण 4√2 है, बराबर में किसके होता है, √2a के होता है। यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, 4 बराबर क्या बचेगा, a बचेगा। मतलब जो साइड a है वो क्या है, 4 है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर ए ए है तो इसका जो विकर्ण होता है वो √2a होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचभुज में अंतःकोणों का योग होगा, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन विल बी। पेंटा का मतलब होता है बेटा पांच, पंच यानी पांच। ठीक है, सीधी सी बात है, देखो अपन को एक फॉर्मूला आता है अंतःकोणों का योग निकालने का, n-2, कितनी भी साइड हो अपन इसी फॉर्मूले से उसकी वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n का मतलब होता है उसमें भुजाएं कितनी है, उसमें साइड कितनी है। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 5। रख देंगे तो हो जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई में 180। 5 में से 2 गया तो बचा 3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 180। 180 का 3 के साथ में करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा, 540, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 540। यानी कि पंचभुज में जो भुजाओं का जो सॉरी अंतःकोणों का योग होता है, द सम ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन विल बी 540 डिग्री। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस फॉर्मूले को बस याद रखना, आप किसी का भी निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बस याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 10 बोरी के सीमेंट का वजन 4.5 क्विंटल है, ऐसे ही 35 बोरियों का वजन कितना होगा। देखो, मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमेशा टेबल बना के करते हैं। ठीक है, क्या बना के करते हैं, टेबल बना के। यहाँ पे लिखेंगे बोरी और यहाँ पे लिखेंगे वजन। 10 बोरी का वजन है 4.5 क्विंटल, 50 क्विंटल। अपन को 35 बोरी का वजन है वो बताना है। ठीक है, 35 बोरी का वजन है अपन को वो क्या करना है बेटा, बताना है। चलो इसको मान लेते हैं x, जो 35 बोरी का वजन है वो कितना है, x है। ठीक है, x मान लिया। अब देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c और इसको बोलते हैं d, ए बी सी डी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक अलग से टेबल बना देता हूं। तो ए होता है बच्चों अपना a, ये होता है b, ये होता है c और ये होता है d। उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अनुपात समानुपात का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा a मल्टीप्लाई में d इक्वल टू होता है हमारा b मल्टीप्लाई में c के। a मल्टीप्लाई में d इक्वल टू किसके होता है, b मल्टीप्लाई में c के होता है। चलिए वैल्यू रख देंगे तो a 10 हो जाएगा, जो यहाँ पे d की वैल्यू है वो x लिया था तो x हो जाएगा। b कितना है, b हमारा 4.50 यानी कि 4.50 और c है हमारा 35।
सबका गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4.50 गुणा में 35 बटे में 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 सता 35, 5 दूनी 10, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, अच्छा 2 से इसको भी काट देंगे तो 2, 2 और 5, 2.25 आ जाएगा, 2.25 गुणा में 7 ये आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे 2.25 का गुणा 7 के साथ में, तो x बराबर हो जाएगा 7 पना 35 का 5 कैरी 3, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एक 7 दूनी 14 15, 15.75। आंसर क्या होगा बच्चों इसका, 15.75 हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन में 15.75 दिया गया है, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन। या देखो, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था, जैसे 10 बोरी के सीमेंट का वजन इतना है तो आप पहले एक बोरी का निकाल लेते। एक बोरी का कैसे निकलता, तो 4.50 में 10 का भाग कर देते तो एक बोरी का निकल आता, और उस एक बोरी में 35 का गुणा कर देते तो भी आंसर है वो अपना आ जाता। तो इन दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व है वो कर सकते थे। अनुपात समानुपात से भी कर सकते थे, और पहले एक बोरी का निकालते, फिर 35 एक बोरी का जितना भी आता उसमें 35 से मल्टीप्लाई करके भी आ जाता। तो दोनों ही मेथड से कर सकते हो आप, जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से बता दो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इजी था एकदम, बिल्कुल सिंपल था। ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ए बी सी डी कैसे होते हैं, इनका कैसे गुणा करते हैं। तो हमेशा टेबल बना लेना, जो क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो बोरी था एक वजन था, तो बोरी को पहले लिख लेंगे, वजन को बाद में लिख लेंगे, है ना। ओके, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनती बच्चे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है डॉट 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 भागों में बटे वृत्तों को अर्धवृत्त कहते हैं। सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल। देखो सबसे पहले समझ लो कि सेमी सर्कल होता क्या है। तो जो आधा सर्कल होता है, क्या होता है बेटा, आधा सर्कल, उसको बोलते हैं सेमी सर्कल, है ना। अर्धवृत्त किसे बोलते हैं, जो कि आधा होता है। तो अगर आप एक पूरे वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो पार्ट्स में, तो वो क्या बन जाता है, एक सेमी सर्कल बन जाता है। जैसे मान लो ये हमारा एक सर्कल था, ठीक है, ये क्या था, एक सर्कल था, इसको हमने दो पार्ट्स में 20 से ऐसे डिवाइड कर दिया, तो आधा वृत्त ए बन जाएगा और आधा वृत्त ए बन जाएगा। मतलब कि सेमी सर्कल है वो, जब वृत्त को हम दो भाग में बांट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अर्धवृत्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अर्धवृत्त का जो व्यास हो, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हो, सॉरी परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है बच्चों, उसका सूत्र होता है पाई आर। देखो, पूरे वृत्त की 2 पाई आर होती है, तो आधे की क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, प्लस का 2 आर, ये परिधि होती है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस का 2 आर, क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों क्या है, सूत्र है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका अपन को गुणनखंड बताना है। क्या बताना है बेटा, इसका गुणनखंड बताना है। आई होप आप लोगों से गुणनखंड करते हैं वो बन जाते होंगे, अगर नहीं बनते हैं तो इसको सीखना बहुत जरूरी है ना। वैसे अगर नहीं बनते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको क्या करना है बेटा, इन तीनों का जो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं ना, जैसे ए बी और सी ऑप्शन, इनका मल्टीप्लाई कर देना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन हाँ आंसर जरूर आ जाएगा। तो इनका गुणा करके भी आप तीनों का मल्टीप्लाई करके भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसका अपन को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करने हैं। चलो इसको लिखते हैं, तो हो जाएगा 9x² प्लस का 6x प्लस का 1। अब देखो करना कैसे होता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ में, कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब अपन को 6 को अब ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 9 मिले और प्लस माइनस करने पर 3x 6x मिले, सॉरी। तो 9x² को, इसको 6x को तोड़ देंगे अपन किस में, 3x और 3x में तोड़ देंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में होगा तो 9 मिल जाएगा, और 3 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा।
अब इन दो में से और इन दो में से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस का 1, यहाँ पे x प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस का 1, यानी कि इसके जो फैक्टराइजेशन है वो 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन के आयतन का सूत्र। देखो ये बहुत बार इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे इसका आंसर है वो बताएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका सूत्र क्या होगा। डी, ओके, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया। देखो डी ऑप्शन में जो पाई आर स्क्वायर दिया गया है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका सूत्र होता है, याद रखना। देखो फॉर्मूला में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जब पेपर देने बैठोगे ना तो भूल जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला है, 1/3 है कि 2/3 है, बहुत कंफ्यूजन होती है। बहुत अच्छे से याद कर लेना, हो सके तो जहां पर भी आप पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के सामने एक पेज में इन सारे फॉर्मूलों को लिख के चिपका लेना, जहां पे भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने इसको चिपका लेना, ठीक है, सारे फॉर्मूलों को एक बड़ी अच्छे पेज में लिख कर उनका डायग्राम बनाकर, तो बार बार आप उस पे आपकी उसकी नजरें जाती रहेंगी आपकी उस पर, तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। और मैं भी जहाँ पर अपना काम करता हूँ ना उसके जस्ट सामने एक बोर्ड लगाए हूँ, मतलब नोटिस बोर्ड टाइप का लगाया हुआ है, तो मैं उस पर लिख देता हूँ, जो भी काम मुझे करना होता है मैं उस पर लिख देता हूँ, तो मैं हमेशा उसको देखता रहता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है, इससे काफी हेल्प होती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता क्या है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। तो एक चित्त होता है, एक पट पट होता है, यानी कि हेड और टेल, ठीक है। देखो आपने दो सिक्के फेंके, ठीक है, आपने कितने सिक्के फेंके, दो सिक्के, तो हो सकता है बेटा कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, एच फोर हेड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एच फोर हेड, कहाँ पे लिखूं, ओके यहाँ पे एच फोर हेड, हेड यानी होता है चित्त, और टी फोर टेल, टेल यानी क्या होता है, टेल यानी होता है पट, तो ये चित्त हो गया और ये पट हो गया। दो सिक्कों को एक साथ फेंकोगे तो हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पे बेटा टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आए दूसरे वाले पे टेल आए, हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आए दूसरे वाले पर हेड आए, तो ये जो टोटल आउटकम होंगे यानी कि कुल परिणाम होंगे, एनएस को क्या बोलते हैं बेटा, टोटल आउटकम या कुल परिणाम, वो चार हो जाएंगे, या तो दोनों पर हेड है या दोनों पर टेल है, या पहले वाले पे हेड है दूसरे वाले पे टेल है, या दूसरे वाले पे टेल है पहले वाले पे क्या है, हेड है। अब अपन को प्रायिकता किसकी बतानी थी, दो पट आने की प्रायिकता, दो पट। अब आप इसमें से मुझे देख के बताओ कि दो पट कितने केस में आ सकते हैं, दो पट एक साथ में दो पट चाहिए, तो दो पट तभी आएंगे जब इस वाले केस में एक ही बार दो पट आ सकते हैं, जब दोनों सिक्कों पर क्या हो, पट हो, है ना, मतलब दोनों पर टी हो, तभी जो पट है वो आ सकते हैं, यानी मतलब कि जो आने की संभावना है वो कितनी है, सिर्फ एक है, ठीक है, वन लिख दिया। टोटल आउटकम कितने थे, फोर थे, तो इसको फोर लिख दिया। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है कि आने की संभावना, तो टोटल है कितने, तो आने की संभावना एक है, टोटल ये चार है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो एक बटा में चार हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, एक बटा में चार, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द आंसर इज सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका माध्य बताना है ना। क्या बताना है बेटा? माध्य। मीन बताना है, मीन यानी कि माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? सम ऑफ द डेटा, और अपॉन में आता है नंबर ऑफ द डेटा। मतलब कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का मतलब होता है डेटा। आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। 81 प्लस का 74 प्लस का 69 प्लस का 73 प्लस का 91 प्लस का 55 प्लस का 61। आंकड़े हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े टोटल 7 हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा? सभी को जोड़ना है और 7 से भाग करना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। सभी को हमें जोड़ना है और 7 से भाग देना है। अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे करके इसका लाइव चैट में आंसर है, लाइव चैट में इसका आंसर है वो बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका लाइव चैट में। ओके, बच्चे 72 73 ये आंसर बता रहे हैं। ओके, सो बच्चे 72 73 आंसर बता रहे हैं। चलिए एक बार मैं करके देखता हूं। तो 1 4 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 का 4 कैरी 2, 8 to 10 17, 23, 30, 39, 44 और 50। तो ये हो जाएगा 504 डिवाइड बाई 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 24। तो इसका जो मीन आएगा बच्चों वो 72 आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेटा 72 होगा ना कि 73, 72 आंसर होगा। द आंसर इज 72 नॉट 73। बहुत सारे बच्चे 72 बता रहे हैं, 73 बता रहे हैं। बेटा सिली मिस्टेक नहीं करनी है ना, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो 72 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या 1024 का वर्गमूल है। इसका हमें वर्गमूल बताना है। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1024। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, हम इसका एलसीएम करेंगे। 512, 2 से 256, 2 से काटेंगे। 10, नहीं नहीं 10 थोड़ी आएगा, यहाँ पे आएगा 28 64 32 16 8 4 2, 2 से काटा 1। दो दो के पेयर बनाएंगे तो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया। सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। द आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 81 74 69 91 95 93। इसका समांतर माध्य बताना है। एक मिनट चेक कर लेता हूं। अच्छा हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ओके, इसमें भी अपन को इसका मीन बताना है। व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन। इसका मीन क्या होगा? माध्य। ठीक है, माध्य क्या होगा? तो सबको जोड़ देंगे। 81 प्लस का 74
प्लस का 69 प्लस का 43 प्लस का 91 प्लस का 95 प्लस का 30। और ये जो टोटल डेटा है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल डेटा है वो 7 है। सबका डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ने के बाद सबका क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो 1 4 5 5 9 14 14 3 17 79 26 31। 31 का 1 कैरी 3 11 18 24 28 28 और 9 37 48 3 होगा। चलिए अब डिवाइड कर देंगे। तो 7 6 जा 42, 6 बचेगा, 7 9 जा 63। यानी कि इसका जो मीन होगा बच्चों वो 69 होगा। द मीन इज 69। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 483 आएगा। इसका सम करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मीन पेपर में कोई क्वेश्चन आता है मीन से रिलेटेड तो जल्दी से बताओ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कि मीन फाइंड करो माध्य बताओ तो बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी से बता दो, फटाफट से एक बार आंसर बता दो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी बच्चे यस में आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? देखो यहाँ पे क्यू की बात की गई है, मीटर की पावर कितनी है? 3 है। आपको नहीं पता कि 1 मीटर में कितना क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये पता है आपको। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अपन क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? क्यूब निकालने के लिए किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करते हैं। उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या निकल आएगा? क्यूब, यानी कि जो पावर 3 की है वो निकल आएगी। चलिए इसका करके देखते हैं। तो हो जाएगा 1 m मल्टीप्लाई में 1 मीटर मल्टीप्लाई में 1 मीटर, और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। इस मीटर का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। एम का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? मीटर क्यूब आ गया। ओके, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई 100 के साथ में हुआ तो 10,000 आएगा। 10,000 का मल्टीप्लाई 100 के साथ में हुआ, किसके साथ में? 100 के साथ में, तो आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, तो यहाँ पे 6 जीरो है वो लगा देंगे, और ये हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है, यानी कि 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो है? 6 जीरो है, इसलिए अपन इसको बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 की पावर कितनी लिख देंगे? 6। जब आप 10 का 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? 10 लाख मिल जाएगा। यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है वो 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, है ना। 10 की पावर 6 10 लाख के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। तो इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर का निकालो। आप किसी भी नंबर का फाइंड है वो इजिली कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दो घरों की कोरें क्रमशः 8 सेंटीमीटर पर 4 सेंटीमीटर है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो घन है, एक घन ए है और एक घन थोड़ा सा ए है। ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये अपना इसकी जो कोर है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि A1 इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। बड़े वाले की कोर को मान लेते हैं A2, ए हमारी 8 सेंटीमीटर। हमें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो बताना है। ठीक है, अनुपात बताना है। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका जो एरिया होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 6a²। जहां पे ए क्या होती है? उसकी कोर यानी कि साइड होती है। ठीक है, दोनों का अनुपात निकालना है। इसका जो एरिया हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा A2, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो A1 हो जाएगा। 8 हमें पहले दिया गया है इस वजह से। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे A1 बटे में A2
बराबर में हो जाएगा 6A1, इसको A1 लिखेंगे, सॉरी A1, और इसको A2, ठीक है। तो A1 बटे में 6A2, 6 से 6 कट जाएगा, A1 बराबर में क्या बचा, अच्छा यहाँ पे A1 का स्क्वायर होता है, क्या होता है बच्चों, A1 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा A2, है ना। फॉर्मूले में बेटा 6A² होता है। A1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अपॉन में है A2 की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो A1 बटे में A2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 16 से 64 को काटेंगे तो 16 4 जा 64 और 16 बन जा 16, यानी कि बेटा A1 बटे में A2 बराबर आएगा, A1 बटे में A2 बराबर आया 4 अपॉन में 1, इसको रेशो में लिखेंगे तो आएगा A1 रेशो A2 बराबर 4 रेशो 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 रेशो 1, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही लखन, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। A1 रेशो A2 बराबर क्या आएगा, 4 रेशो में 1 आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो अगर अनुपात निकालने के लिए बोला जाए, हमेशा अपन फॉर्मूला लिखते हैं दोनों का और दोनों को बटे में करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अपन काफी बार सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें अपन ने प्रवृत्तों का निकाला था, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, एक बार उनके हम डाउट को पूछ लेते हैं, क्या डाउट है। तो मनीष साहू, मनीष साहू क्या पूछना चाहते हैं आप बेटा। मनीष साहू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, एम आई ऑडिबल। ओके, चलो कोई बात नहीं, मनीष जी तो चले गए, अपन अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की हो तो बेलन का आयतन होगा। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा बेलन का, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। देखो, बोला गया है कि जो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई, यानी कि जो रेडियस है और जो हाइट है वो कितनी है, आर बराबर भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, और जो एच है वो भी हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अपन को इसका क्या बताना है, अपन को इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन बताना है, बेलन का आयतन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, एच बराबर, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर स्क्वायर है मतलब कि 7 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एच यानी कि 7, 7 से 7 को काट देंगे, क्या बचेगा, 22 मल्टीप्लाई में 49, 49 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 22 के साथ में। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 49 मल्टीप्लाई में 22, 1078, क्या आएगा बच्चों, 1078, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। देख सकते हो आप, डी ऑप्शन में सेम अपन को यही आंसर दिया गया था। सो द आंसर इज डी ऑप्शन, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बहुत बढ़िया। 1078 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार 122 सेंटीमीटर और ऊंचाई 75 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बेस 120 सेंटीमीटर एंड हाइट 75 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी। इसमें अपन को ट्राइंगल का जो एरिया है वो बताना है, ठीक है। देखो, बेस यानी कि आधार कितना दिया गया है बच्चों, बेस आधार दिया गया है अपन को 120 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि ऊंचाई, हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 75 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल का एरिया होता है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्षेत्रफल। तो बेटा जब भी आपको ऊंचाई दी जाए और आधार दिया जाए, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ
आधार गुणा में ऊंचाई, यानी कि बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। तो फॉर्मूला ए इक्वल टू होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट, बी फोर बेस, एच फोर हाइट। वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हाफ, बेस दिया गया था 120 तो 120, और हाइट हो जाएगी ऊंचाई 75। 2 का डिवाइड करेंगे 120 में तो आएगा 60, 60 का डिवाइड कर देते हैं 75 के साथ में, तो क्या आएगा आंसर, ये हो जाएगा 6 5 जब 30 का 0, 4500, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवीण कुमार, सार्थक, लखन, एकदम बढ़िया बेटा, बहुत सही, एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से सदैव होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है कि एक साल के बाद जो आपका पैसा था और जो आपको ब्याज मिला, अब जो ब्याज और पैसा है वो भी आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि मूलधन बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमेशा साधारण ब्याज से कैसा होता है, अधिक होता है ना। सी ऑप्शन अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन को मैं काफी बार करा भी चुका हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन बनता जाता है, एक साल के बाद जो ब्याज होगा वो मूलधन बन जाएगा। तो ब्याज और जो पुराना मूलधन था वो जुड़ जाएंगे तो मूलधन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हमेशा जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, साधारण ब्याज से। निकालने का एक चीज और है आपको पता करना होना, तो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन होना तो उसका एक बार साधारण ब्याज निकाल लेना और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना। आप देखोगे साधारण ब्याज कम आएगा लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 हो तो उसके अंतः कोणों का योग होगा इफ द नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीहेड्रॉन इज 15, ठीक है, देन द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल विल बी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है जब भी हमें इंटीरियर एंगल को निकालना हो हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस का 2 डिवाइड बाई 180। इस क्वेश्चन में जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 15 है। कितनी भुजाएं हैं इसमें, 15, 15। तो n की वैल्यू आएगी 15 माइनस का 2 डिवाइड बाई 180। 15 में से 2 गया तो 13 बचा, डिवाइड में आएगा 180। 180 का करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2340, है ना, 2340 डिग्री हो जाएगा। देख सकते हो सी ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। मतलब कि अगर कोई बहुभुज है जिसमें 15 साइड है तो उसके उसके जो अंतः कोणों का योग होगा वो कितना होगा बच्चों, 2340 डिग्री। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बता दो, सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं क्या। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी से लाइव चैट में बताओ। ओके, सो आज के लिए बच्चों फिलहाल इतना ही। होप करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जो यहाँ पे हमने 20 मैथ के क्वेश्चन किए हैं बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चन, सॉरी, आपको इन क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, इनको सॉल्व करना है, एक बार घर में भी प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चनों की। प्रवीण कुमार साहब 87 क्वेश्चन बोल रहे हैं, चलिए एक बार 87 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना बेटा अनुपात और समानुपात वाला था। 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.5 क्विंटल है, तो ऐसे ही 35 बोरियों का क्या होगा। तो देखो इसमें ना तीन चीजें दी गई थी, चौथी चीज हमें निकालनी थी। तो ये समान अनुपात समानुपात वाला मेथड होता है, इससे भी आप कर सकते हो। चलिए एक मेथड और है इसका, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप इस क्वेश्चन को एक इस तरीके से भी कर पाओगे। तो वो मेथड क्या है,
अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन, ओके, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ओके, देखो 10 बोरी का वजन कितना है? 10 बोरी का वजन 4.50 है। तो एक बोरी का वजन कितना होगा? एक बोरी का वजन, एक बोरी का वजन, एक बोरी का वजन हो जाएगा बच्चों 4.50 बटे में 10। तो ये आएगा 0.450, है ना? 0.450 क्विंटल एक बोरी का वजन है, वो हो जाएगा। 35 बोरी का क्या होगा? 35 बोरी का वजन, तो इसमें एक बोरी का इतना है, 35 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.450 गुणा में 35, है ना? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा अपना 15.75, है ना? 15.75 जो क्विंटल है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व है वो कर सकते हो। ठीक है, सो होप करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में जिसमें मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।